हमें ये कम हकूक़ है, हमें ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए। उनका नाम था खैर बख्श मरी, वो मरी कबीले के सरदार थे। और याद रहे कि 60 की दिहाई में भी मरी कबीला के लोग खड़े हुए थे जी। उस वक़्त खैर बख्श जो था वो स्कूल में ही था, मगर कबीले जो थी वो मरी कबाइल खड़े हुए थे। तो वो एक छोटी सी जगह थी मरी इलाका जहाँ रेजिस्टेंस थी। अच्छा। और वो भी सरदार की वजह से। मगर फिर इन्होंने मना लिया खैर बख्श मरी को और कहा कि नहीं जी साइन करें। अच्छा। तो सब ने साइन कर दिए जाके, फिर आइन के ऊपर भुट्टो साहब ने सबको कहा साइन करें। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत 99.9% कंसेंसस के साथ बनी। अच्छा। जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर जो था वो पक्का कर दिया गया। उसमें ये था कि 2 लिस्टें बना दी, एक फेडरल एक प्रोविंशियल, और ये कहा गया कि सारे के सारे 90% सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल ही होंगे। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ 3-4 मोटी मोटी चीज़ें अपने पास रखेगी, फॉरेन पॉलिसी रखेगी, डिफेंस रखेगी, करेंसी रखेगी और इकोनॉमी जो है मोटी मोटी, बाकी सब चीज़ें जो है वो प्रोविंसेस को चली जाएंगी। हाँ। आइन में लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर ये होगा, नहीं हुआ। वो उन्होंने साइन कर दिया कि चलो जी 10 साल ऐसी काट लवाएंगे। अच्छा। वो आज तक नहीं हुए। आज भी बातें हो रही हैं कि जी फेडरलिस्ट जो है उसको और डिवॉल्व किया जाए। 18th अमेंडमेंट जब जरदारी साहब लेके आए तो उससे बहुत से सब्जेक्ट्स जो कि 40 साल पहले होने थे वो फाइनली जाके उनमें से कुछ ट्रांसफ़र हुए, मगर उसके दौरान बहुत सी ग्रीवेंसेस बननी शुरू हो गई। 70 की दिहाई में भुट्टो साहब नाराज़ हो गए खैर बख्श मरी के साथ क्योंकि वो साइन नहीं कर रहे थे जी। और वो आंखें दिखा रहे थे। और तो उन्होंने वहाँ जो गवर्नमेंट थी नैब की गवर्नमेंट जो थी वो उसने पर अपने हिलाने शुरू कर दिए कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आपने तो वादा किया था, आइन में लिखा है, आप दे नहीं रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। उधर वली खान की हुकूमत थी केपी में जी। तो उन्होंने भी कहा कि जी ये भी देना था, आपने नहीं दिया। भुट्टो साहब ने कहा तोड़ी ऐसी नहीं तैसी, उन्होंने पर क्लिप कर दी, तो मैं सॉर्ट आउट कराने रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या किया कि वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्ला मैंगल, गौस बख्श बज़ेंजो और 2 चीफ मिनिस्टर्स, 2 गवर्नर्स केपी के और बलूचिस्तान के, सबको उठा के इल्ज़ाम लगाया। पहले तो नैब को बैन किया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और साथ ही इनको जेलों में डाल दिया और कहा कि आप साजिश कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को अलग करना चाह रहे हैं, आप एक कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने की। अच्छा। एक हैदराबाद के अंदर एक सबको डाल दिया। हाँ। जैसे ये हुआ तो मरी एरिया में जहाँ हमेशा कुछ गड़बड़ होती थी वहाँ कुछ 150-200 कबाइलियों ने अपनी 303 लेके फिर खड़े हो गए वो। अच्छा। कोई बुकटी नहीं ज्वाइन किया, कोई मिडिल क्लास ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ मरी कबीला खड़ा हो गया, कैरी कर रहा था। उनका सरदार भी जेल में था, उनके बड़े बड़े छोटे सरदार भी जेलों में थे, बिकॉज वो हमदर्दी तो थी। उन पे इल्ज़ाम लगा और ये हो गया। तो आप समझे ये 3rd राउंड हुआ, पहला कलात का राउंड हुआ, फिर 60s का राउंड हुआ और ये अब जाके फिर 3rd राउंड हुआ 70s के अंदर। और ये 4 साल ये छोटी मोटी इंसर्जेंसी चली। ठीक। और उसको फिर इन्होंने 50,000 फौज भेजी वहाँ और ईरान से हेलीकॉप्टर्स मंगवाए। अच्छा। शाह ईरान ने हेलीकॉप्टर्स दिए और वो 150 लोगों ने आगे लगाया हुआ था और उनके बंदे मर नहीं रहे थे और ये एम्बुशेस कर रहे थे। वो एक एक पहाड़, एक एक पत्थर को जानते थे। बहुत मुश्किल टेरेन है वहाँ और पाकिस्तान की अफवाज जो थी इट वाज यूज्ड फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉट गुरिल्ला वॉरफेयर। तो कैजुअल्टीज़ होनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर सोचा और क्या तरीका है, हम वो तो आते हैं आउट ऑफ कहीं से आ जाते हैं, मार के 2 बंदे चले जाते हैं। तो इन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की कि हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए। फिर इन्होंने एक हेलीकॉप्टर कैंपेन चलाई। अच्छा। जिसके ज़रिए उन्होंने वो जो इंसर्जेंसी थी उसके ऊपर प्रेशर डाला और लोगों को डिसअपेयर किए, लोग मारे गए वहाँ लोग, और जो लोग बच गए वो उठ के भाग गए अफगानिस्तान और वो इंसर्जेंसी को उन्होंने कचल कर दिया। अच्छा। 150 बंदा था। इन लोग कहते हैं पता नहीं 5,000 थे, 150 बंदा था, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर इन सबको जेलों में डाला हुआ था। अच्छा। फिर भुट्टो की होगी छुट्टी, ज़िया-उल हक आ गए। ज़िया-उल हक ने सोचा मैं सियासी तौर पे इसको डील करता हूँ, बड़ा चालाक था। उसने सबको छोड़ दिया जेल में से और कहा कि जाइए आपको अब जो चाहेंगे आपको मिलेगा। वो भुट्टो जालिम था तो ये सबको जेलों से छोड़ दिया। ये सारे बड़े प्रो आर्मी हो गए और किसी को शिप ब्रेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अच्छा। किसी को ये दे दिया, किसी को कहो गवर्नमेंट में आ जाओ, किसी को ये दे दिया, सारे खुश हो गए। सरदार थे ना, आवाम तो थी नहीं। सरदार थे, उनके कबायली थे, कबायली तो जो सरदार कहता था वो करते थे। बिल्कुल ठीक। और जो सो कॉल्ड
रेजिस्टेंस थी वो खत्म हो गई। और जो लोग भागे हुए थे वो अफगानिस्तान में जाके बैठ गए, क्योंकि वो उनको डर था वापस आएंगे तो फिर ज़्यादा कहा नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा। तो 2-3 साल के बाद वो भी वापस आ गए, उनको भी कुछ नहीं किया। उनको भी उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए, उनको भी 4 पैसे बनने शुरू हो गए, तो ख़त्म हो गई सारी। हाँ। तो फिर ये एक स्टेज थी कि कोऑप्ट कर लिया, जो लोग रेजिस्टेंस कर रहे थे उनको कोऑप्ट कर लिया, रियासत के अंदर ले लिया, जप्पी पा ली, क्योंकि बाकी सरदारों को पैसे दे रहे थे तो उनका इन्होंने भी दे दियो, बिल्कुल खत्म करो, मुंह बंद करो। और ये सब बुगज़े भुट्टो में किया नहीं, बिकॉज वो तो देखिए ना, एक भुट्टो को तो छुट्टी कराई ना, छुट्टी करा दी, तो जो उसके खिलाफ थे उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया, अपने साथ मिला लिया, वही ना बुगज़े भुट्टो में किया। चलो तो उसके साथ ये सो कॉल्ड बलूचिस्तान प्रॉब्लम जो था वो कुछ हद तक सॉल्व नहीं हुआ, मगर कुछ हद तक डिफ्यूज हो गया। एक आध लीडर रह गया जो कि रूस के बैठा हुआ था कि मैं तो नहीं मानता, मैं कोई सपोर्ट नहीं थी। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी, मगर वहाँ भी तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई, वहाँ भी लोग मारे गए, कोई भाग गए, कुछ ये हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, वो भी जो एक नेशनलिज्म का जो एक गढ़ बनती जा रही थी वो भी डिफ्यूज़ हो गई। तो ज़ियाउल हक ने जो पॉलिसी इख्तियार की उसके साथ बलोच मूवमेंट जो है उसको उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक। केपी में कोई सब नेशनलिज्म नहीं थी, ये बलूचिस्तान में इस किस्म की सब नेशनलिज्म बन रही थी, वो गायब हो गई। मगर साथ साथ अर्बनाइजेशन बन रही थी, बलोच यूथ बन रहा था, पंजाब में आके पढ़ रहा था, कोई नेशनल कॉलेज में आ रहा था, कोई इंजीनियरिंग में आ रहा था, कोई इधर आ रहा था। वहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ नकम्मी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ तो एजुकेशन का वैसे कोई हाल नहीं है, तो वो सारे इधर पंजाब में ही आके या कराची में आके वो पढ़ाई लिखाई करते थे। और यंग लोग तो फिर रेडिकलाइज हो जाते हैं। तारीख उनको पता थी कि हमारे साथ पहले ये हुआ, तो अपने डिमांड्स तो वो मांगते थे। तो उन्होंने भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी शुरू कर दी। अच्छा। मगर वो देवर ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ये हुआ कि मुशर्रफ साहब जब ज़िया गया तो बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद नवाज़ आया, नवाज़ के बाद बेनज़ीर आ गई। इन्होंने वही पॉलिसी नहीं ज़िया वाली इख्तियार की, ठीक है, कि बलोच नेशनलिस्ट जो थे, अताउल्ला मैंगल उनके बेटे जो थे वो, और बाकी लोग जो थे जो फरार हुए थे या फरारियों को सपोर्ट करते थे, उनको सबको कोऑप्ट कर लिया। इलेक्शन हो गए, एक को चीफ अख्तर मैंगल को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। ज़रदारी साहब ने 100 अरब रुपए का आगाज़ हुकूक दे दिया, लोग मुँह भर गए, लोग चुप हो गए। ठीक, कोऑप्ट कर लिया स्टेट ने। ठीक। मगर एक जो मिडिल क्लास बन रही थी, सरदार उसको तो आपने कोऑप्ट कर लिया, तो जो मिडिल क्लास बन रही थी उसका क्या हुआ? वो तो उनको तो कहीं नहीं थी, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, वो कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, कोई कोशिश कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, मगर क्योंकि तालीम लो थी तो उनके खिलाफ दरवाजे बंद थे उनके। वो डिसग्रंटल्ड होते गए, वो सरदारों के भी खिलाफ होते गए जी, कि ये तो ले जाते हैं सारे पैसे हमारे नाम पे। मगर वो मिडिल क्लास तो बन रही थी ना, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, तालीम थोड़ी बहुत हो रही थी, वहाँ की तो पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है, वहाँ तो लाख की मिडिल क्लास होगी सारी जी। तो और वो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। और जब वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में थे वहाँ हर किस्म के आइडियाज़ भी वो देखते थे, सारा कुछ होता था। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। एक तरफ रियासत के जो पॉलिसी थी वो सरदारों के साथ काम करने की पॉलिसी थी, एक तरफ वो कहते थे ये सरदार गद्दार है जी, एक तरफ बाकी सारे सरदारों को साथ लेके चलते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, उनको ओहदे देते थे, उनको कोऑप्ट करते थे जी। तो हम जैसे लोग पूछते थे कि जी तुसी फिर एक तरफ आप कहते हैं आप सरदारों के खिलाफ है, दूसरा कि आपकी सारी पॉलिसी सरदारों के ऊपर बेस्ड है, तो अवामी पॉलिसी तो है नहीं, तो इसलिए मिडिल क्लास एलियनेट हो रही है आपसे, हमारी बात कौन सुनता था। तो सरदार तो हो गए फारग, 2000 के दौर शुरू हुआ और मुशर्रफ साहब अब वो शॉर्ट फ्यूज़, वहाँ एक दो सरदार थे लाइक अकबर बुगटी जी। अकबर बुगटी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बुगटी ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब है, दो ही तो बड़ी ट्राइब्स हैं, बुगटीज एंड मरीज। अकबर हैड ऑलवेज बीन अ वेरी ट्रबलसम सरदार, बहुत, वो भी एचसन कॉलेज, ये सारा एचसन कॉलेज चला रहा है इस मुल्क को या नहीं चला रहा, तो इट्स ट्रू, चीफ्स कॉलेज था ना, इट वाज नोन एज चीफ्स कॉलेज, चीफ्स आते थे वहाँ, चीफ्स के बच्चे आते थे वहाँ। अब तो वो चीफ्स कॉलेज नहीं रहा, अब तो
तुम्हारे बेटे भी इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ। तो अब ये है कि मुशर्रफ साहब ने वही बात हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बुगटी ने कोई बात की, मुशर्रफ और इन्हें सॉर्ट आउट करो जी। वो जो सॉर्ट आउट वाली इशू है ना, वो आप कबायली लोगों के साथ सॉर्ट आउट नहीं होता। आप और हम शहरों के लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, सेटल्ड एरियाज हैं, खाते पीते हैं, ठीक। हमें जब कोई स्नब भी करता है या हमें मिलता नहीं कुछ, हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही है ना। और हम क्या करते हैं, अखबारों में मजमून लिख देते हैं, ज़्यादा हो गए तो ट्रेड यूनियन बना के छोटी मोटी फूफा कर लेते हैं। पहाड़ों में, कबायली इलाकों में वो रहते ही बंदूक के साथ है। उनका वहाँ बंदूक एक किस्म का आर्म एंड अ लेग है। इट्स व्हाट दे लिव बाय। वहाँ कोई इस्टेब्लिश कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो कानून भी हैं वो भी सरदारों ने बनाए हुए हैं, और हुकूमत हमारी उन सरदारों को सपोर्ट करती है, हर हुकूमत। उनको अपनी लेवीज दी हुई हैं, उनको अपनी पुलिस फोर्सेस दी हुई हैं जो उनके लिए ट्रिब्यूट कलेक्ट करती हैं। तो वहाँ इस किस्म का सिस्टम है। तो उस सिलसिले में इन्होंने, अकबर बुगटी साहब ने कहा कि मुझे भी पैसे दें। जब नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था मुझे पैसे दें सुई गैस, तो नवाज शरीफ साहब ने पैसे दे दिए।